हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, बढ़िया मस्त दुरुस्त। तो पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बेस के लिए, बेसिक मजबूत करने के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, आपको बेसिक कोई नहीं पढ़ाता। आप जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे वही आपको आगे काम आएगा। हेलो, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत ही सिंपल, आपको पहले से ही जानते हैं, बस आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? देखो, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और जिस सब्सटेंस की जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है नया, उसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जिन सब्सटेंस से वो केमिकली रिएक्ट होकर के या मिल करके बना है, उससे उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, मिल करके या उसके कई अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में। तो केमिकल रिएक्शन सिंपली क्या है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, और उस सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग डिफिनेशन अब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन। देखो, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग सुन करके लिख सकते हैं, और समझ गए आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप समझ गए एक बार तो फिर आप लिख ही सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस are the processes chemical reaction are the processes in which new substance is formed, with new properties. Yeah, very good. With new properties. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आया? अब तक तो समझ गए होंगे। अच्छा, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने जैसे अभी तक पढ़ा होगा क्लास 9th में, हाइड्रोजन, ये एक सब्सटेंस होता है, हाइड्रोजन गैस है ना। हाइड्रोजन एक गैस होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है। मतलब इसमें ये बहुत ही ज्यादा फ्लेम के साथ ये गैस बहुत तेजी से जलती है ना, बहुत तेजी से जलती है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है। और इसी के साथ ऑक्सीजन, ये भी क्या है? ये भी एक गैस है। इस गैस को तो आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। ऑक्सीजन गैस हम लोग अंदर लेते हैं सांस के तौर पे, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है हमारा H2O, यानी वाटर, जो कि लिक्विड है। ठीक, वाटर बनता है, ये हमारा वाटर। ओके, ठीक, H2O हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब पानी है। ठीक, तो अभी ये केमिकल जो इक्वेशन लिखी है, ये अभी बैलेंस नहीं है अभी। हालांकि आप लोगों को केमिकल इक्वेशन आगे आएगा, है ना, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन एक लिखी हुई है केमिकल। अब इतना तो आइडिया हो ही गया होगा, आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, अभी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग करना ये सब अभी आगे आएगा चैप्टर में, इसलिए अभी बैलेंस नहीं है, आपको बस समझना है। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन भी अभी आगे। तो देखो, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है ना, एक सब्सटेंस है। ऑक्सीजन ये भी एक है, ये भी एक गैस है ना। ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके बीच में क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर दो सब्सटेंस, ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस के मिलने से, ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, है ना। एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? अब ये सब्सटेंस एक अलग सब्सटेंस है। ठीक, ये एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, H2O, यानी वाटर, है ना। ये गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है ना। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और इसकी नई प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग है ना। देखो चाहे अब कैसे अलग है। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ। हाइड्रोजन अभी मैंने बताया हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन ये गैस के बिना आग नहीं जलती है
ये भी शायद आप पढ़ चुके होंगे कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टिव गैस फॉर फायर, इसके ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलाई जा सकती। तो ये दोनों गैस फायर को सपोर्ट करती हैं। और वहीं जो पानी है ये आग बुझाने के काम आता है। तो देख सकते हैं आप कि कितना अंतर आ गया प्रॉपर्टीज में। यहाँ जहाँ दोनों ये आग को सपोर्ट करने वाली गैस है, वहीं ये जो पानी है ये आग बुझाने के काम आता है। अब देखो ये वाटर, ये जो H2O है, ये इसी के खूब सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके पानी बनते हैं ना, पानी। तो वाटर का मॉलिक्यूल है ये, तो वाटर के खूब सारे H2O के मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो हमें पानी दिखता है, वैसे ही इसको हम वाटर कह सकते हैं। तो ये लिक्विड के फॉर्म में है ना, ये H2O पानी कैसा होता है, ये लिक्विड होता है। और वहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो गैसेज हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज में अंतर आया कि नहीं आया? बिल्कुल अलग चीज है ये, पानी अलग चीज है, ये दोनों अलग चीज है। लेकिन ये पानी बना किन से है? इन दोनों के मिलने से, है ना। तो दोनों मिल रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है और इसकी नई प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आपसे पूछे कोई कि केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। और जिन सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमको नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्ट हो गया, जो नई चीज बन करके हमको मिली वो प्रोडक्ट हो गया। और जो चीज जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और इसी के बेसिस पे ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। तो इतनी सी बात याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता। आपके केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली में रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन है इधर, ठीक है, इधर ऑक्सीजन है, ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो एटम्स होते हैं ये आपस में रीअरेंज होते हैं और तब एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तब एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, सेम प्रॉपर्टीज नहीं होंगी पहले की तरह, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, ठीक, तो देखो एक चीज और समझो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस है जो, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे तो इसमें भी तो एटम्स के बॉन्ड होंगे, इसमें खुद पहले बॉन्डिंग हुई होगी तब तो ये हाइड्रोजन बना है, हाइड्रोजन गैस, है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन में, है ना, आपके बॉन्डिंग हुए हैं, बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन में भी आपके। ठीक, तभी आपकी ऑक्सीजन गैस बनी है ना। तो एटम्स के बॉन्ड से, जब एटम्स की बॉन्डिंग हुई है तभी आपका ये ऑक्सीजन बना है। एटम्स ये आपके हाइड्रोजन के एटम्स के बॉन्डिंग से आपका ये हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन, इसमें अलग बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स की बॉन्डिंग हुई है तब ये आपका, इसमें दरअसल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आप 9th में पढ़ चुके होंगे, है ना, कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है H2 ये आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपका ये भी 2 O कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। ठीक, ऑक्सीजन एलिमेंट मतलब ये सिंपली जो आपका ये होता है, ये आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है, और यही 2 एटम, ये क्या है आपका, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। इसी तरह ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये भी ऑक्सीजन का दूसरा एटम है। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तब आपका ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 2 एटम थे, तो इसके बीच में जब कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई तब ये O2 ये एक मॉलिक्यूल बना, तब ये हाइड्रोजन गैस हुआ और ये ऑक्सीजन गैस हुई, जब यही खूब सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये सब क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो अच्छा देखो यहाँ पे एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है तभी तो आपका ये बना है मॉलिक्यूल, तब ये हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक, यहाँ भी बॉन्डिंग हुई है तभी तो ये फाइनली एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है, तभी ये मॉलिक्यूल और फिर ऑक्सीजन गैस बना है कि नहीं। तो मतलब इनके बीच में पहले बॉन्डिंग है, तो ऐसे ही एटम्स थोड़ी रीअरेंज हो जाएंगे, पहले इनके खुद के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन बनने में जो बॉन्डिंग हुई है इनके बीच में एटम्स की, तो पहले वो बॉन्ड टूटेगा। इसी तरह ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड हुआ है तो पहले वो पुराना बॉन्ड टूटेगा, मतलब सब एटम्स के फॉर्म में टूट जाएंगे। उसके बाद फिर जब एटम्स के फॉर्म में सब टूट जाएंगे तब उसके बाद फिर एटम्स का आपस में रीअरेंजमेंट होगा। मतलब इधर ऑक्सीजन के टूट गया, इधर हाइड्रोजन का टूट गया, तो हाइड्रोजन की इधर बॉन्डिंग टूट गई, इधर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग टूट गई और सब एटम्स के फॉर्म में हो गए, तब इधर से रीअरेंजमेंट होगा, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, इनके बीच में आपस में रीअरेंजमेंट होगा। इधर हाइड्रोजन आया, एक ऑक्सीजन आया, एक और हाइड्रोजन का एटम आया, 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए, इधर एक ऑक्सीजन का एटम रीअरेंज हुआ, तो एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ तो आपका ये H2O बन गया। इधर से 2 हाइड्रोजन आए, इधर से 2 ऑक्सीजन आए और फिर आपका H2O का एक नया बन गया सब है। तो पहले क्या हुआ, पहले बॉन्ड टूटा,
सब एटम्स के फॉर्म में हो गया, ठीक। फिर वही एटम्स जो टूटे तो एटम्स जो बॉन्ड टूटा था तो फिर से दूसरी बार बॉन्ड बनेगा, रीअरेंजमेंट, वही एटम्स जो बॉन्ड जो टूट करके जो एटम्स बन गए तो वही एटम्स फिर से रीअरेंज होंगे और फिर से बॉन्डिंग करेंगे और एक नया सब्सटेंस बना देंगे जिसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये था आपका मेन बात, ठीक। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, और एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन में, अच्छा एटम्स कहीं कोई एटम्स तो नहीं बदल गए, एटम्स तो नहीं बदल गए ना, रीअरेंजमेंट आपस में हुआ इनके, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन था तो ये H2O बना, तो इसमें देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और मतलब हाइड्रोजन के एटम थे, ठीक नहीं, और ऑक्सीजन के एटम थे, ठीक। तो एटम्स देखो, एटम्स का काइंड नहीं बदला, मतलब एटम्स का इन दोनों का ही आपस में रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का, लेकिन एटम्स नहीं बदल गए, मतलब ऐसा नहीं है। आप देखो प्रोडक्ट में तो H के 2 हैं, O का 1 है, लेकिन है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एटम है, मतलब H एटम और O एटम ही है, इसके अलावा कोई एटम थोड़ी है। आपको यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल कंबाइन हो रहे हो, केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही हो और आपको यहाँ पे Cu मिल जाए, कॉपर का कहीं एटम मिल जाए या आयरन का एटम मिल जाए, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में ये भी याद रखिएगा कि एटम्स चेंज नहीं होते हैं, एटम्स रीअरेंज होते हैं, लेकिन एटम्स चेंज नहीं होते, एटम्स बदल नहीं जाते हैं, एटम्स यही रहते हैं, वही आप चेंज नहीं होते हैं, एटम्स वही रहते हैं, वही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये आपका एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ये आपकी पूरी कहानी थी केमिकल रिएक्शंस की। अच्छा, अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम आपको बता दिए हैं, आगे अब यही है आपके, तो आप इतना समझ गए होंगे। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन को पूरी कहानी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, जितना इजी हो सका मैंने उतना इजी आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार इस वीडियो को मन में बार में फिर से एक बार सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा, आपको इमेजिन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आपको इमेजिनेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपको इमेजिन करना होगा कि किस तरह से पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम एटम इनके बीच में बॉन्ड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बना। तो इसके लिए 9th का भी आपको थोड़ा अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, फिर इधर ऑक्सीजन के इस तरह से बनी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बना, ऑक्सीजन गैस है, इसके बाद फिर ये दोनों किस तरह से बॉन्ड करेंगे, तो बॉन्ड जब करेंगे केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी तो फिर ये टूटेंगे एटम्स के फॉर्म में, मतलब इधर हाइड्रोजन में भी तो कोवैलेंट बॉन्ड है, तभी तो एटम एटम मिलकर के ये मॉलिक्यूल बनाया है हाइड्रोजन का। तो इनका पहले बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का वो अलग बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो अलग से टूटेगा, तो सब एटम्स के फॉर्म में हो जाएंगे। फिर इधर से रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, ठीक, एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, मतलब इधर से 2 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, इधर से एक ऑक्सीजन का आएगा और फटाक से एक नया बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल H2O, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा और ये एक नया सब्सटेंस बन जाएगा आपका जिसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका एटम नहीं चेंज हुए, एटम देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था तो H के एटम और O के ही एटम है, H के एटम O के एटम थे तो H के एटम और O के ही एटम है, एटम आपके नहीं बदले हैं। ये थोड़ी कि Cu का एटम आ जाए या आयरन का एटम आ जाए या कोई और एटम आ जाए, ठीक। तो थोड़ा 9th का रिवाइज कर लीजिएगा, इमेजिनेशन लेवल अच्छा रखिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको केमिकल रिएक्शन समझा दी है, अगर मन हो तो दोबारा एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी बुक में एक ये एग्जाम्पल दिया गया होगा मैग्नीशियम का, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे अक्सर बोर्ड में से शॉर्ट में इसके एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 अभी ये सिंपल रिएक्शन से नहीं, इसमें अभी 2-3 और बातें होंगी तो उससे 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया है, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल में ये यही करवाया जाता है एग्जाम्पल है, ठीक। ये एग्जाम्पल बहुत इजी होता है इसलिए इसको प्रैक्टिकल्स में भी जनरली यूज किया जाता है, सबसे पहला प्रैक्टिकल जनरली यही कराया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको वहाँ पे मैग्नीशियम दे दिया जाएगा, मैग्नीशियम आपको रिबन के फॉर्म में यूज में आता है, ठीक है, रिबन के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं लैब्स में, तो रिबन के फॉर्म में मिलेगा आपको मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम एज रिबन, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में मिलेगा। और यही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करना है, मतलब ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी, एयर में, ऑक्सीजन तो है ही है ना, तो एयर के प्रेजेंस में मतलब हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को हीट देना है, मतलब जलाना है उसको, ठीक। उसको अब हीट के लिए हम लोग यहाँ रिएक्शन में हम लोग हीट को डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक चीज याद रखिएगा, ठीक। तो इसको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया या हीट किया गया तो हमें क्या मिला, एक व्हाइट पाउडर मिला और ये व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें क्वेश्चन आपका एक यही बन सकता है कि आपको रिएक्शन दे देंगे, कहो ये गायब कर दें, ठीक,
कहो ये दोनों लिख के दे दें और पूछें क्या बनेगा। ठीक, अच्छा कहो ये लिख के दे दें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से एक व्हाइट पाउडर हमें मिल रहा है, वो व्हाइट पाउडर क्या है बताइए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक, इस तरह से घुमा फिरा के एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं रिएक्शन से। अब देखिए कुछ बातें क्या बनती हैं, इस पे बन जाती हैं, मैग्नीशियम पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ सकता है कि हम लोग इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो उसके पहले हम लोग इसको साफ क्यों करते हैं। वाई वे क्लीन मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ठीक, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले हम लोग इसको साफ क्यों करते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने के पहले हम लोग इसको मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर क्या होगा कि देखो हम जो मैग्नीशियम की आपकी रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होती है जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, तो उसमें क्या होता है कि वो रखी रहती हैं कुछ टाइम तक। ठीक, तो रखी रखी उनमें क्या होता है कि वो एयर के साथ रिएक्ट करने लगती है। ठीक, तो उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है। ठीक, उसके ऊपर एक मतलब ये बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक, ये बहुत ही स्लो एक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ में रखी रहती है आपकी मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होता है कि एयर का उस पर प्रभाव पड़ता है और वो एयर के एक्शन के कारण, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके एक्शन के कारण उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है। ठीक, तो मैग्नीशियम रखा है, जैसे ये रिबन है, ये मान लीजिए रिबन है हमारा। ठीक, अब क्या होगा, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एयर में जो एटमॉस्फेयर में इसके आसपास प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये और मैग्नीशियम की ये जो रिबन है ये इसमें स्लोली स्लोली धीरे 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 क्या होगा, रिएक्ट होगा इस पे, मतलब ये आएगा, स्लो एक्शन है ये, इसके एक स्लो प्रोसेस है और ये जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वो आपका ये रिएक्ट होगा और इसके ऊपर एक मोटी लेयर बनती चली जाएगी, मोटी नहीं पतली लेयर बनेगी, मोटी क्यों बनेगी, पतली लेयर, एक यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ पे एक लेयर बनने लगेगी, बहुत पतली होगी क्योंकि इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम की जो रिबन रखा रहता है, ये जैसे रिबन है तो ये रखा रहता है, तो जब ये कुछ टाइम तक रखा रहता है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन रहती है आसपास, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक लेयर, व्हाइट लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ठीक, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसके कारण ये फिर इसका बर्न नहीं होगा ना, इसलिए इसको साफ कर दिया जाता है। ऊपर ये लेयर साफ करने के लिए इसको कपड़े से या सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि हमको क्या मिल जाए, प्योर रिबन मिल जाए, जलाने के लिए प्योर रिबन मिल जाए। इसके ऊपर जो ये लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो ये हट जाए। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो लेयर बनेगी, साथ में इसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी तो होंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो डस्ट भी तो इसी के ऊपर बैठ जाएगी कि नहीं। तो डस्ट पार्टिकल्स को और जो ऑक्सीजन के साथ जो मैग्नीशियम रिएक्ट करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो बन गई है वो हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है ये करने के पहले हम लोग इसको एक बार साफ करते हैं। ठीक, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गंदगी है, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर बन गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन गई है ये साफ हो जाए ताकि ये हमें क्या मिले, प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाए जलाने के बाद। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये होता है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है, जब जलाया जाता है तो व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो जो रिबन होगा तो उससे बहुत बढ़िया आग निकलती है और व्हाइट डेजलिंग, व्हाइट एक चमचमाहट निकलती है, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, व्हाइट डेजलिंग, मतलब चमचमाने वाली व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन के टाइम पे व्हाइट डेजलिंग लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है।
ठीक। और जब ये साफ कर देंगे हम लोग रिबन, मैग्नीशियम रिबन, तो ये जल्दी इसके साथ बर्न होगा और हमें प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, इसलिए साफ करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी यही आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। ठीक, बाकी इससे क्वेश्चन और नहीं बनता। ये जो अभी हमने आपको मैग्नीशियम वाली आपको जो रिएक्शन बताई, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी लैब की आवश्यकता नहीं है, या हमें बहुत लैब के सामान का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग सिंपली अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। ठीक, सिंपल है, इजी है। ठीक, इसके बाद आपको दिए गए हैं कई एग्जाम्पल नेचुरली, जैसे केमिकल रिएक्शन के, जैसे देखो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपनिंग मतलब पकना, फ्रूट्स का पक जाना। ठीक, दूध का दही बन जाना, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। आपका खाना पकाना, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। इसके बाद और अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो अपनी बॉडी में देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होना, ये भी एक, इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, वो उसमें भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ हो रही है, हर एक सेकेंड हो रही है। बस आपको पता है, आपको पता होगी तब आपको ध्यान देंगे उस चीज़ पे। अपने आसपास देखिए, साइंस क्या है, साइंस हम अपने आसपास से ही देख के, ऑब्जर्व करके हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों हैं, सभी रिएक्शन याद नहीं की जा सकती हैं। ठीक, सारी रिएक्शन कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, वो आप एक बार बस इतना समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताई जाती हैं। ठीक, तो सारी केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ाई जा सकती, बाकी केमिकल रिएक्शन हर सेकेंड आपके आसपास, हर सेकेंड कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो ये है केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमको कुछ चेंजेस देखने को तो मिलेंगे ही ना। केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप के रिजल्ट के तौर पे हमें कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक, अच्छा, अब 5 तरह से हम लोग देख करके, 5 चीज़ें हैं जिनको अब आपकी बुक में जो दी गई हैं, जिसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक, तो पांचों को हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको आप लोग डिफाइन करके समझ सकते हैं। वैसे इसकी डिफिनेशन आती नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब ये 5 होते हैं। ठीक, 5 होते हैं आपके बुक में, 5 दिए गए। ठीक, 5 तरह से हम लोग देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमको 5 चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, अब दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक, ये राइटिंग समझ में आ रही है आपको कि नहीं। प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक, इसके बाद है चेंज इन कलर, आपको कलर चेंज होना दिखेगा, चेंज इन कलर। फिर 4th है आपका चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर में अब चेंज होगा, स्टेट है, स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट बदलेगा। तो ये इसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं केमिकल रिएक्शन के, जिसमें अच्छा, तो हम लोग ये 5 आपको दिए गए हैं। तो इन 5 चीज़ें अगर किसी चीज़ में हो रही है तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, अगर गैस इवॉल्व हो रही हो, ठीक, कहीं गैस निकल रही हो, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, अच्छा, अगर और केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे देख के पता लगा सकते हैं, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अच्छा, अब कलर अगर चेंज हो रहा हो, चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा हो तो भी हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बदल रहा हो तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ये अगर कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो भी हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और लास्ट है आपका चेंज इन स्टेट। स्टेट से चेंज होने का मतलब ये है, स्टेट आपने पढ़े हैं मेन 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, गैस से कहीं कोई लिक्विड बन रहा है, कहीं सॉलिड बन रहा है, तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है, वैसे सॉलिड जल्दी नहीं, कोई चीज़ सॉलिड जल्दी
आपका कम होता है चेंज। ठीक, तो चेंज स्टेट भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। अगर कहीं स्टेट चेंज हो रहा है तो भी आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये 5 पॉइंट आपको देखने को मिलना है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे आपको ये 5 पॉइंट, आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएंगे, और इन पांचों के आपको एक एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, इतना बहुत है। ठीक, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप हमको कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो कुछ उसमें हमको जो चेंजेस देखने को मिलेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वो उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आपकी बुक में 5 दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक आपको याद कर लेने हैं और इसका एक एक एग्जाम्पल आपको याद करना है। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, प्रेसिपिटेट, अगर हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ठीक, हो सकता है कोई आपकी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें कलर चेंज हो रहा हो, चेंज इन कलर। फिर चौथा है आपका चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हो सकता है किसी रिएक्शन में आपका टेम्परेचर बदल रहा हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, स्टेट आपके होते हैं 3 मेन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब अगर आपका स्टेट बदल रहा है, कोई चीज़ अपना स्टेट बदल रही है, ठीक, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या स्टेट चेंज हो रहा है तो भी हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमको कहीं स्टेट चेंज होता हुआ दिख सकता है, टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिख सकता है, कलर चेंज होता हुआ दिख सकता है, प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख सकता है, और गैस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब कि निकलना, गैस निकलना भी हमको दिख सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे हम लोग। ठीक, इन पांचों का एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, मेन वाला आपको बता देंगे, जो इजी होगा वो बस इतना बहुत है आपको। ठीक, तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक, जिंक के हम लोग छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और इसको हमने डाल दिया, ये हमारा हो गया एक कोनिकल फ्लास्क। नहीं अच्छा लग रहा ना, नहीं अच्छा लग रहा। ठीक, तो अब हम लोग इसको मिटा देंगे। अब बनाए जाए हम लोग ये, चलो बीकर बना लेते हैं, हम लोग बीकर बना लेते हैं। बुक में आपकी कोनिकल फ्लास्क बना है, हमने बीकर बना लिया। ये क्या हो गया, बीकर, इसको भी क्या बोलते हैं, बीकर। ठीक, बीकर हो गया। अब इसमें क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, हमने क्या लिए, जिंक के टुकड़े ले लिए। चलो ठीक, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स। हमने जिंक के टुकड़े ले लिए और उसको डाल दिया। और फिर क्या किया हमने, और इसमें फिर हमने डाल दिया ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसकी जगह HCl भी डाल सकते हैं। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो चाहे आप HCl डालिए, चाहे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक, तो इसमें हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, या आप इसकी जगह डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, HCl भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो। ठीक, ठीक, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया आपका नीचे क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर बबल्स देखने को मिलेंगे। अब ये बबल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, गैस उससे इवॉल्व हो रही है, यहाँ से गैस निकल रही है, तो वही गैस आपको बबल के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे गैस आपको निकलते हुए, गैस तो आप निकलते हुए तो आंखों से देख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बबल दिखेंगे, आपको इस लिक्विड में आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे, बुलबुले, आपको बुलबुले बनते हुए दिखेंगे। तो इससे आप बता सकते हैं कि इसमें गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, तो ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल था इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ये आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है ना। ये हो गया आपका पहला वाला, हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। ठीक, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट को। ठीक, अब कुछ रिएक्शंस को हम लोग पता कर सकते हैं उसमें कि प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन देख करके। ठीक, जैसे अब प्रेसिपिटेट को पहले हम लोग जानना होगा। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। ठीक, तो ये होता है प्रेसिपिटेट। अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल आपको अभी हम बताते हैं। तो इसका आपको बहुत ही इजी एग्जांपल आप लोग जानते होंगे क्या,
पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग अगर देखिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग अगर लेड नाइट्रेट के साथ प्लस लेड नाइट्रेट के साथ अगर इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसके साथ अगर हम इसको केमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो हमको येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिख सकता है, जिसको लेड आयोडाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आपको अभी नहीं समझनी है, इसकी रिएक्शन नहीं समझनी है आपको, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है ये पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें आपको ये मिलेगा, आयोडाइड आपको नाइट्रेट का मिलेगा, आयोडाइड किसका मिलेगा, लेड का, सॉरी नाइट्रेट का नहीं लेड का। इसमें आपको मिलेगा लेड आयोडाइड एक चीज मिलेगी, और इस आपको ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जब केमिकल रिएक्शन होगी तब आपको एक ये लेड आयोडाइड ये एक नई चीज मिलेगी, एक सब्सटेंस मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। तो एक एग्जांपल आपको ये याद रखना है इसका, ठीक। अब इसमें ये नहीं है कि ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो सिर्फ लेड आयोडाइड मिलेगा, और भी चीजें मिलेंगी, लेकिन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको ये लेड आयोडाइड मिलेगा। इसलिए आपको ये एग्जांपल के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। नहीं तो बनेगा तो आपका लेड आयोडाइड के अलावा भी और प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बताया है, क्योंकि ये आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है। अगर आपको इसका एक और एग्जांपल जानना हो तो आपको इसका एक और एग्जांपल बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के बीच में, किसके बीच में, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है उसके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें आपको एक बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अच्छा, इसका कलर क्या होता है लेड आयोडाइड का, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। किस कलर का होगा, येलो कलर का, ठीक। ये जो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है ये येलो कलर का होगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन, ये पहला एग्जांपल था उसका और ये दूसरा, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड और किसके बीच में, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, साथ में क्या है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब इन दोनों के बीच में ये दो चीजें हैं, इनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी, क्या, इसमें आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा इसका बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा, जो जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, सॉल्यूशन नहीं सॉरी बेरियम सल्फेट मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। बेरियम सल्फेट आपको मिलेगा जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, व्हाइट पीपीटी। क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में जब रिएक्शन होगी तो आपको बेरियम सल्फेट एक मिलेगा। इसके अलावा भी आपको मिलेगा प्रोडक्ट, इसके अलावा भी मिलेगा, लेकिन वो हम आपको नहीं बताएंगे। इसमें हम आपको जानना है सिर्फ ये वाला, क्यों, क्योंकि ये हमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है तो हमको इसके एग्जाम्पल के लिए याद करना है। तो बेरियम सल्फेट मिलेगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट, किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। इसके भी एग्जाम्पल आपने ये दो याद कर लिए, ठीक। अब है तीसरा, चेंज इन कलर। कलर चेंज हो जाए, कुछ रिएक्शंस को हम लोग कलर के चेंज होने से भी बता सकते हैं, ठीक, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या एग्जांपल याद कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि सिट्रिक एसिड, एक सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड आपके नींबू में भी होता है, ठीक, अगर आपने नींबू खाया हो तो उसमें भी होता है। तो आपको ये दो हो गए हैं, ये दो हो गए। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए चेंज इन कलर के लिए। तो सिट्रिक एसिड, वैसे इसके एग्जांपल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड को अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं, इसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट, अब ये ना पूछिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट कुछ याद आ रहा है। क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया गया है पर्पल कलर, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है ये, है ना, देखिएगा क्लास 9 की बुक उठा के पर्पल कलर का, ठीक। तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ में अगर सिट्रिक एसिड हम मिला दें और इनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें आपको कलर चेंज होने को दिखेगा। तो आपके जो पर्पल कलर है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो डिसअपियर हो जाएगा,
ठीक है। अगर आप क्लास 9 की बुक उठा के देखिएगा, उसमें दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये किस कलर का होता है, ये होता है पर्पल कलर का। ठीक, ये होता है पर्पल कलर का। और इसमें अगर हम सिट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगी, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो पर्पल कलर है इसका वो चला जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं बचेगा, मतलब ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, इसमें कोई कलर नहीं बचेगा। था किस कलर का, पर्पल कलर का, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर का था, इसमें सिट्रिक एसिड मिला दिया हमने तो केमिकल रिएक्शन हुई और इसका पर्पल कलर चला गया, और हम लोगों ने एक व्हाइट चीज मिली, कलरलेस चीज मिली। अब इसका प्रोडक्ट हम नहीं बताएंगे आपको, रिएक्शन हो रही है लेकिन आपको प्रोडक्ट ही नहीं बता रहे हैं, क्यों, उसकी जरूरत नहीं है, आपको इसका एग्जांपल याद रखना है कि कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें कलर चेंज हो रहा है पर्पल से व्हाइट में, मतलब कलरलेस, इसमें कलर इसका हो जाएगा। तो ये चेंज इन कलर का आपने एग्जांपल देख लिया। ठीक, अब ज्यादा एग्जांपल देखिए क्या करना है ना। अब देखते हैं फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर का। तो आपका ये भी हो गया, एक मिनट, तो आपका ये भी हो गया चेंज इन कलर हो गया। अब हम लोग देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर के लिए। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक एक एग्जांपल याद कर ले रहे हैं कि भाई अगर बुक आ जाए बोर्ड में, आ सकता है ना, तो बोर्ड में आ जाए तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, प्रेसिपिटेट का ये अगर आपको कठिन लग रहा हो तो इसके लिए एक और बता दूं मैं आपको, आप कॉपर सल्फेट अगर आपने शायद, अच्छा वो भी हो सकता है ना पढ़ा आपने, तो ठीक है, इसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं हम लोग, फोर्थ एग्जाम्पल। कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज होना देख करके। ठीक, अब जैसे इसके लिए तो बहुत ही इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग क्विक लाइम को पानी में डाल दें तो इसमें हमको मिलेगा स्लेट लाइम। ठीक, क्विक लाइम को हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं। क्विक लाइम अगर आपको पता हो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, लिखे दे रहे हैं यहाँ पे CaO, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, पानी आप जानते ही हैं। तो क्विक लाइम, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा, आपका स्लेट लाइम बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है, मतलब क्विक लाइम में हमने पानी मिलाया तो स्लेट लाइम मिला, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी मिलाया तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब ये रिएक्शन बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल है, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसमें टेम्परेचर इसका ये गर्म हो जाता है पानी। ठीक, ये जब क्विक लाइम को पानी के साथ मिलाएंगे तो स्लेट लाइम जो बनेगा तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसमें खूब सारी चौक लीजिए आप, ठीक है, या चौक लीजिए, उसको बीकर में डाल दीजिए, तो आप उसको छुएंगे तो आपको हल्का हल्का गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल आपका। तो देखिए इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप एक और एग्जांपल याद कर सकते हैं, वो क्या है कि अगर हम लोग कार्बन जो है, कार्बन, इसको हम लोग एयर की प्रेजेंस में अगर हम लोग बर्न करते हैं तो हमको मिलेगा CO2 गैस मिलती है, और जब टेम्परेचर भी इसमें बढ़ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ हीट निकलती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन में। जब कार्बन को आप हवा की, एयर के प्रेजेंस में, एयर जब हो, एयर में आप कार्बन को जब जलाएंगे तो बहुत आग, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा गर्म, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, इसमें CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जांपल है, इजी है, ये कोई बहुत टफ नहीं। अब लास्ट है आपका चेंज इन स्टेट। इसके लिए आपको एक और इजी एग्जांपल बताता हूँ, तो ये दोनों बहुत इजी हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके लिए आपको बताता हूँ, कैंडल आपने घर में देखी होगी, अक्सर कैंडल जलाई होगी। कैंडल जो वैक्स होती है, कैंडल को जब आप रखते हैं, उसको जब जलाते हैं तो क्या होता है, वो पहले सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। सॉलिड से लिक्विड बनता है कि नहीं, आपका जो मोम होती है, जो वैक्स होती है, वो पिघलती है ना, तो लिक्विड बनती है। ये चेंज इन स्टेट के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वैक्स जब आप लेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगी, और देखो जब लिक्विड में बन जाएगी उसके बाद जब आप देखेंगे वो नीचे गिरने लगेगी, वो बह के नीचे गिरेगी तो वो सॉलिड आपको फिर से मिल जाएगी। देखिए डायग्राम में देखिए आप, ये कैंडल लिया आपने, डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा आपने, अगर कभी कैंडल जलाई हो, ये है कैंडल। ठीक, इसमें आग जल रही है, ये है हमारी कैंडल और इसमें आग जल रही है। इसमें आग जल रही है तो ये क्या है, ये धीरे धीरे पिघल रही है, पहले इतनी बड़ी थी, ठीक, अब ये इतनी बड़ी बची। ठीक, तो इसका साइज घट रहा है, और ये जो है कैंडल में जो वैक्स है वो ऐसे ऐसे ये पिघल के नीचे गिर रही है, और ये देखो ये जम रही है, यहाँ जम रही है। तो पहले ये सॉलिड है, एक पर जब हम लोग दुकान से लेके आते हैं तो ऐसी होती है, तो इसको जब हम लोग जलाते हैं तो हमको पिघल के यहाँ पे मिलती है, मतलब ये पहले सॉलिड होती है, फिर ये जब इसको हम लोग जलाते हैं तो फिर ये लिक्विड बनता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बना और फिर ये लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है।
ये देखो किनारे लगी है, नीचे गिरी है, ये सॉलिड हो गई है ना। तो लिक्विड बहा और वो बह करके इधर फिर जाके जम गया, सॉलिड बन गया। मतलब सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड, चेंज इन स्टेट कैसे हो गया, एग्जांपल और क्या है। तो ये हो गया पांचों, और पांचों के लिए हमने एक एक एग्जांपल आपको बता दिया इजी। तो धन्यवाद।